Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about energy efficiency initiatives by Government of India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. थोड़ा सा पहले करंट पावर सिनेरियो देखते हैं भारत का और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए। देखिए पिछले 20 सालों में लगातार हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ी है इन एक्सपोनेंशियल मैनर। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। इसके बावजूद भी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 70% ऑफ इंडियाज एनर्जी आउटपुट कम्स फ्रॉम कोल। और चूंकि हमारा पावर डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको मीट करने के लिए इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड मोर एंड मोर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। तो बाय 2032 प्लान इज कि 90 गीगावाट ऑफ कोल बेस्ड कैपेसिटी को और ऐड किया जाएगा। India is third largest power consumer across the world after China and US. So naturally India will be third largest greenhouse gas emitter also after China and the US. इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीधा सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न आया था कि कौन से देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिटर है। तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर आफ्टर चाइना एंड यूएस एंड इंडिया हैज़ बीन ऑगमेंटिंग इट्स पावर प्रोडक्शन कैपेसिटीज। येट अगर पीक टाइम की बात की जाए समर के टाइम में जून या जुलाई महीने में पीक डिमांड आता है पावर का, तो पीक टाइम में भारत का जो पावर प्रोडक्शन है इट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड। देयर इज अ डेफिसिट एंड डेफिसिट इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2020 में डेफिसिट वाज हार्डली ऑफ 0.69%, इट हैज ग्रोन टू 5%। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिमांड के तुलना में कम हो रहा है। दो वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्शन येट डिमांड इज राइजिंग एट अ फास्टर पेस एंड दैट इज वाई डेफिसिट इज ग्रोइंग। और इस कारण से इस आर्टिकल में भी सॉल्यूशन ये सजेस्ट किया गया है कि सिर्फ हमें पावर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे फोकस नहीं करना चाहिए, वी शुड बी फोकसिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी ऑल्सो। कम से कम बिजली में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम हो जाए, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। तभी जाकर के आवर डिमांड विल कम डाउन एंड देन द डिमांड सप्लाई मिसमैच कुड बी एड्रेस्ड। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिए टॉप 10 पावर कंज्यूमर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आप लॉजिकली सोच करके लगेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा होगी, बट दैट इज नॉट द केस। सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अब we have put sufficient argument here to establish that government of India need not to focus only on augmenting power production but also should be focusing on increasing energy efficiency. एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए अभी तक जो भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। भविष्य में और भी एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स लेने हैं, बट अभी तक क्या क्या लिए गए हैं अप्रोचेस या एक्शंस उनको देखा जाए। एक स्कीम लेकर के आई थी भारत सरकार जिसका नाम है उजाला स्कीम। उजाला स्कीम 2015 में लाया गया था। इसके अंतर्गत मेन लक्ष्य था कि हाउस होल्ड्स को, परिवारों को एलईडी बल्ब अवेलेबल कराया जाए एट सब्सिडाइज रेट, ताकि उनके लिए एलईडी बल्ब अफोर्डेबल हो जाए। मेनली फोकस एलईडी बल्ब पे ही था उजाला स्कीम में, बट उसके अलावा ट्यूब लाइट्स एंड फैंस भी जो एनर्जी एफिशिएंट हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जब एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स इस्तेमाल करेंगे हाउस होल्ड्स तो नेचुरली पावर कंजम्पशन कम होगी, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि एलईडी बल्ब्स कंज्यूम लेसर पावर as compared to filament based बल्ब। तो मार्केट प्राइस एलईडी बल्ब का लगभग 500 रुपए का हुआ करता है, उसको रिड्यूस करके सब्सिडाइज करके भारत सरकार अंडर उजाला स्कीम इसको लेकर के आई 70 रुपए पे, और इस कारण से लगभग 36 करोड़ हाउस होल्ड्स आर नाउ हैविंग एलईडी बल्ब। उसके अलावा उसी टाइम में 2015 में ही जब उजाला स्कीम लॉन्च किया गया था तो साथ ही साथ लाया गया था स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस किया गया था विथ एलईडी बल्ब।
एलईडी बल्ब्स एज आई टोल्ड यू आर एनर्जी एफिशिएंट, तो इससे क्या है कि पावर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। दैट वाज द गोल ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई थी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को, EESL। इट वाज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। EESL ने सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल अप्लाई किया था फॉर स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल कैसे? तो उसने अपफ्रंट पैसा इन्वेस्ट किया, जो नॉर्मल फिलामेंट बेस्ड बल्ब थे उसको रिप्लेस करके एलईडी लगाया, तो उसका उसमें पैसा खर्च हुआ। बट जितना भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ उसको टाइम टू टाइम उसने रिकवर किया फ्रॉम लोकल म्युनिसिपल बॉडीज बिकॉज ऑफ द सेविंग्स इन पावर कंजम्पशन। तो लोकल म्युनिसिपल बॉडीज का पावर कंजम्पशन पे पैसा बचा, उस पैसे से ईएसएल ने अपना फिर जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट था अंडर दिस स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम उसको रिकवर किया। तो पॉइंट इज कि स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम में भारत सरकार ने अलग से कुछ बजटरी एलोकेशन नहीं किया था, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट किया, बाद में उसको रिकवर भी कर लिया। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है हमारे देश में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये बॉडी अलग अलग तरीके से देश के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने में काम करती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स के लिए इसने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड रिलीज किया है कि बिल्डिंग्स को क्या क्या स्टैंडर्ड्स पैरामीटर फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू रिमेन एनर्जी एफिशिएंट। आप अप्लायंसेस पे देखते होंगे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग, वो एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग होती है। दैट इज मैंडेटरी लेवलिंग फॉर appliances as per directions given by Bureau of Energy Efficiency under Energy Conservation Act 2001। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया जा रहा है विद इन द कंट्री, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी अमंग्स द फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about trend of India's agricultural trade. This topic is important for myself by GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये भारत का जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है पिछले कुछ सालों का, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ओवरऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 10 सालों का, तो भारत का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा ही ज़्यादा रहा है इंपोर्ट की तुलना में। मतलब इंडिया ऑलवेज हैव एग्रीकल्चरल ट्रेड रिलेटेड सरप्लस। हम लोग जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर में इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा सरप्लस रहता है, कमाई होती है। बट द सरप्लस मार्जिन इज रेड्यूसिंग, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट 2 ईयर्स की अगर बात की जाए, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हुआ है साल 2024-25 में, ये फिगर है 2024-25 का। एक्सपोर्ट हुआ है $51.9 बिलियन का, इंपोर्ट हुआ है $38.5 बिलियन का। तो टोटल सरप्लस रहा लगभग 13.4 बिलियन डॉलर का। द सरप्लस इज $13.4 बिलियन। वहीं अगर पिछले साल बात की जाए तो एक्सपोर्ट था $48.8 बिलियन का, बट इंपोर्ट था ओनली $32.9 बिलियन का। तो पिछले साल सरप्लस था अबाउट $15.9 बिलियन। तो सरप्लस तो है, बट सरप्लस इज रिड्यूसिंग, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि एक्सपोर्ट उस रेट से नहीं बढ़ा है जिस रेट से इंपोर्ट बढ़ गया है। अगर मेजर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए भारत की, तो हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो, उसमें है। उसके बाद है नॉन बासमती राइस, देन बासमती राइस, देन स्पाइसेस, बुफेलो मीट, शुगर। और जो टॉप इंपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चरल इंपोर्ट, उसमें सबसे ऊपर है वेजिटेबल ऑयल, देन पल्सेस, देन फ्रेश फ्रूट्स, कैस्यू, स्पाइसेस। अब यह जो आर्टिकल है ये भारत का एग्रीकल्चरल ट्रेड का ट्रेंड के अलावा ये भी बताता है कि भारत सरकार ने जो हाल फिलहाल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन शुरू किए हैं यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन के साथ तो नेगोशिएशंस कई सालों से चल रहे हैं, और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने फाइनलाइज कर दिया है। इसका एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फाइनलाइज होकर के इम्प्लीमेंट होंगे तो टैरिफ रेट्स विल बी लोअर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज विल बी लोअर। उससे क्या है कि फॉरेन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो भारत में चीपर होंगे। फॉर एग्जांपल डेयरी, पोल्ट्री, पोर्क, वीट, ईटीसी।
इससे भारत की जो लोकल कंपनियां हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रही हैं उनको नुकसान हो सकता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर को नुकसान होगा और उससे एसोसिएटेड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो एमएसएमई लेवल पे इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान होगा। तो भारत में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को नुकसान हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट सेल्फ रिलायंस ऑफ द कंट्री। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न रेज किया गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़े देशों के साथ हमने साइन किया तो उसका एग्रीकल्चर सेक्टर पे एंड फूड प्रोसेसिंग में लगे हुए जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड ओवरऑल इट विल हैव डैमेजिंग इफेक्ट ऑन employment generation in the country because MSME and agriculture are large employment generator segment of our country. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है, इंडिया के एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस तो हैं बट इट इज नारोइंग इन द रिसेंट टाइम, व्हाट मे बी द रीजन बिहाइंड इट। सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, इंडिया जो है वो अडाप्ट नहीं कर रहा है एज पर द ग्रोइंग मार्केट डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद यूके एंड negotiations with US and European Union could also be a factor. Next topic is about dugongs conservation. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. Dugongs इस तरह का स्पीसीज होता है, इसको हम लोग सी काऊ भी कहते हैं। इट इज द ओनली हर्बीवोरस मरीन मैमल फाउंड इन इंडिया। डुगोंग्स और उसी से मिलता जुलता एक स्पीसीज होता है मैनेटीज। दे बोथ आर वेरी सिमिलर बट दोनों में थोड़ा अंतर भी है। डुगोंग्स का जो आप टेल देखोगे तो ये वेल के जैसा टेल होता है डुगोंग का, जबकि मैनेटीज का जो टेल होता है ये पैडल शेप होता है। प्लस मैनेटीज प्रेफर फ्रेश वाटर एज वेल एज दे कैन ऑल्सो लिव इन ब्रैकिश एनवायरमेंट, बट डुगोंग्स आर स्ट्रिक्टली मरीन, दे लिव इन वाटर ओनली। ये मेन अंतर है मैनेटीज एंड डुगोंग्स में, बट ओवरऑल दे अपीयर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। Coming back to dugongs, dugongs are found in certain coastal areas of India, for example, Andaman Nicobar, Gulf of Mannar, Park Bay, as well as Gulf of Kutch. Dugong का एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है 70 साल का होता है। दे रिप्रोड्यूस एट ए वेरी स्लो रेट और उनका ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं। डुगोंग्स की बात की जाए IUCN रेड लिस्ट में तो दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल, जबकि दे हैव बीन गिवन हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन दिया गया है और अपेंडिक्स 1 में रखा गया है साइट्स, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो मतलब अलग अलग जगहों पे प्रोटेक्शन हाईएस्ट लेवल का दिया गया है। IUCN में इसको वल्नरेबल रखा गया है, उसके ऊपर इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी स्पीसीज होते हैं। आज क्यों डुगोंग रिलेटेड ये आर्टिकल आया है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आज मनाया जाता है वर्ल्ड डुगोंग डे 28 मई को, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स। डुगोंग्स का पॉपुलेशन थ्रेट में क्यों है? मेनली बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड टूरिज्म। उस कारण से क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है जो डुगोंग के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अनलिमिटेड या अनरिस्ट्रिक्टेड फिशिंग के कारण, और वो भी अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ फिशिंग जैसे कि ट्रॉलर्स या ड्रेजर्स के कारण डुगोंग का कंजर्वेशन जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है, उनके हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण ओशनिक वाटर का सैलिनिटी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, जिस कारण से डुगोंग जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल वो है सी ग्रास धीरे धीरे कम हो रहे हैं एंड दैट इज मेनली इम्पैक्टिंग डुगोंग पॉपुलेशन। तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग सी ग्रास रीजनरेशन, और सी ग्रास जो कम हो रहे हैं तो डुगोंग का भी फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। सी ग्रास होता क्या है? ओशनिक एरियाज में जो थोड़े से शैलो एरियाज होते हैं सी में, कोस्टल एरियाज के सी साइड पे जो शैलो एरियाज होते हैं जहां पे सनलाइट पहुंच सकता है, वहां के सरफेस पे इस तरह के ग्रासेस ग्रो होते हैं। दीज आर प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ डुगोंग्स। इन्हीं को खा करके डुगोंग जिंदा रहते हैं। दैट इज वाई समटाइम्स डुगोंग्स आर आल्सो नोन एज सी काउ। जैसे काउ जमीन पे टेरिस्टेरियल रीजन में घास चरती रहती है, वैसे ही डुगोंग्स इस तरह से घास खाते हैं इन द सी रीजन। ध्यान रहे सी ग्रास इज डिफरेंट फ्रॉम सी वीड इज माइक्रो एल्गी नॉट ग्रास। तो सी ग्रास अलग है, सी वीड अलग है। सी वीड में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट डुगोंग्स डू नॉट ईट सी वीड, दे ईट सी ग्रास। डुगोंग्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है।
भारत सरकार ने साल 2022 में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया एट पाक बे इन तमिलनाडु। साथ ही साथ एक एमओयू साइन किया भारत सरकार ने अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर डुगोंग प्रोटेक्शन। यूपीएससी ने साल 2015 में सीक आउट डुगोंग के ऊपर यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑटोनोमस सैटेलाइट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑटोनोमस सैटेलाइट्स नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, दीज आर दोज काइंड्स ऑफ न्यू जनरेशन सैटेलाइट्स which once launched in the space perform most of their functions without any human intervention. They are entangled with AI based systems, and that is why they require minimal human intervention for their activities. Autonomous satellites जो हैं वो they can maintain or change their flight path without ground based intervention. तो अभी तक के जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होते थे, दे वुड एक्ट एज पैसिव ऑब्जर्वर फ्रॉम द स्पेस फॉर अस, बट नाउ दीज ऑटोनोमस सैटेलाइट्स आर एक्टिंग लाइक ए थिंकिंग मशीन इन द स्पेस. Autonomous satellites has been in news because China recently in 2024 December launched world's first self-driving satellite, जो काफ़ी हद तक अपनी सारी मैनूवरिंग स्पेस के अंदर खुद ही मैनेज कर लेता है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्थ. इसको कहा गया ऑटोनोमस सैटेलाइट. ऑटोनोमस सैटेलाइट्स के अपने कंसर्न्स हो सकते हैं. एक कंसर्न जिसको नाम दिया गया है एआई हेलुसिनेशन, मतलब द सैटेलाइट में आइडेंटिफाई सम अदर सैटेलाइट एज थ्रेट या एनिमी. तो such satellites, these autonomous satellites may misclassify other satellites as hostile या threat and they may attack or destroy them. That is a concern. उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल लॉ है अभी तक आउटर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आउटर स्पेस ट्रीटी, they do not consider autonomous satellites are possible. अभी तक जो भी ट्रीटीज हैं इंटरनेशनल स्पेस को रेगुलेट करने के लिए, उसमें एक मेन अजम्पशन ये है कि सैटेलाइट्स आर रेगुलेटेड बाय ह्यूमंस सिटिंग ऑन अर्थ. Plus, there will be rise in cyber threats also with rise of autonomous satellite. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next is topic is about RODTEP scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. RODTEP scheme stands for Remission of Duties and Taxes on Exported Product. ये स्कीम को साल 2021 में लाया गया था बाय रिप्लेसिंग द देन स्कीम जिसका नाम था MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. इसको रिप्लेस करके RODTEP स्कीम लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. RODTEP स्कीम जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि वो तमाम एक्सपोर्टर्स जो देश में कोई भी सामान प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके के टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स दिए जाते हैं अंडर RODTEP स्कीम. तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. आपने भारत में कोई सामान बनाई, साइकिल बनाई, तो साइकिल बनाते वक्त जो भी आपने टैक्सेस वगैरह भरे थे वो आपको रिटर्न मिल जाएगा अगर आप वो साइकिल एक्सपोर्ट करते हैं तो, अंडर RODTEP स्कीम. अब RODTEP स्कीम लाया गया था 2021 में. इट लैप्स्ड दिस ईयर ऑन 5th February 2025, बट द करंट न्यूज इज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू renew this scheme, extend this scheme. So that is why exporters are happy. RODTEP scheme से related ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये जो क्वेश्चन था भारत फोरकास्ट सिस्टम से रिलेटेड, इसमें चौथा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष इस्तेमाल नहीं होगा. ऑल द अदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में वी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्वासी सैटेलाइट में द सैटेलाइट इज नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड बाय अर्थ. दे आर ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस्ड बट नॉट कंप्लीटली बाउंड बाय अर्थ लाइक नेचुरल मून. दे रिवॉल्व अराउंड सन ओनली. यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर होगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.